चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट जिसमें कन्वीनियंट ग्रुपिंग करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि जो हमारी लिविंग डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है। ऑन रिकॉर्ड भी हम 17 से 18 लाख स्पीसीज ले आए हैं, और इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी जो है, इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें इसको बायोलॉजिकली कन्वीनियंट ग्रुपिंग में डालना होगा, क्लासिफाई करना होगा। इसीलिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिविंग डाइवर्सिटी जो है, इसको समझने के लिए क्या क्लासिफिकेशन हमने अभी स्टार्ट किया? नहीं, ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। कब से? आज से 2-2.5 हजार साल पहले ही। अगर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन देखें जो बहुत पहले की, तो हम देखते हैं कि एरिस्टोटल ने ही प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। कैसे? जैसे एरिस्टोटल ने प्लांट्स जो थे, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था 3 ग्रुप में, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। यानी कि प्लांटों को क्लासिफाई एरिस्टोटल ने करना शुरू कर दिया था। इवन एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। जैसे एनिमल्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होता है उनको ई नाइमा बोला गया, ई नाइमा। और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उनको ए नाइमा, ए मतलब अब्सेंट। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, एरिस्टोटल ने प्लांटों को भी क्लासिफाई किया था, हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज में। और एनिमल को भी 2 हिस्सों में बांटा था, रेड ब्लड वाले विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। तो क्लासिफिकेशन जो है वो तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ, उसके बाद हम कहेंगे कि ढंग से क्लासिफिकेशन जो है कब मिला? कार्लस लाइनस से। कार्लस लाइनस ने लिविंग डाइवर्सिटी को 2 किंगडम में बांट दिया। यानी कि इससे पहले 2 किंगडम मेंशन नहीं होते थे, किंगडम ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन कार्लस लाइनस ने 1758 में 2 किंगडम सिस्टम दिया कि जितनी भी लिविंग डाइवर्सिटी है उनको 2 किंगडम में बांट के हम क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। तो 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? ये तो कार्लस लाइनस ने दिया। क्या इससे पहले कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी? हुई थी, एरिस्टोटल ने भी की थी भाई। सबसे पहले ओल्डेस्ट लिटरेचर हमारा बायोलॉजी का एरिस्टोटल का मिलता है। उसने भी एनिमल को भी 2 हिस्सों में बांटा था, रेड ब्लड वाले एनिमल और बिना रेड ब्लड वाले एनिमल। ऐसे ही प्लांटों को भी उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा था, हर्ब, सर्ब और ट्री। और इवन इनके स्टूडेंट जो थे, थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने भी 480 प्लांट्स जो थे उनको क्लासिफाई किया था। तो ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने प्लांट्स या एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। लेकिन एक अच्छा सा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो अगर हम देखें, तो ऐसी बात नहीं है कि एरिस्टोटल ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं किया था। इनका भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था जिसका आज भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज भी हम हर्ब, सर्ब और ट्रीज के तौर पे प्लांट्स को पढ़ते हैं, और हमें पता भी होना चाहिए हर्ब कौन से हैं, सर्ब कौन से हैं और ट्री कौन से हैं। लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, और इवन यहां से भी कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि जो बहुत छोटे प्लांट हैं, जैसे घास फूस जो है, कम हाइट के हैं, वो हर्ब हैं, थोड़े से और बड़े हैं वो सर्ब हैं, और बहुत बड़े हैं वो ट्री हैं। ये गलत है। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं, नॉन वुडी स्टेम हो, नॉन वुडी स्टेम होगी जिनकी,
वो प्लांट कैसे होंगे? हर्ब्स, यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम नॉन वुडी है, लकड़ी नहीं है स्टेम में, वो कैसे हैं? हर्ब्स। अब ऐसे तो घास फूस में कोई लकड़ी नहीं है स्टेम में, यस ये भी हर्ब्स हैं। ऐसे तो बनाना जो है, बनाना प्लांट जो है उसकी हाइट तो 10 फीट 12 फीट भी हो जाती है, हाइट के बेस पे थोड़ी करना है। लेकिन बनाना की स्टेम में भी वुड नहीं है, तो बनाना भी क्या है? हर्ब्स है। ये कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि बनाना जो है, बनाना प्लांट क्या है, हर्ब है या सर्ब है? तो ये तो हर्ब है क्योंकि नॉन वुडी स्टेम है। हाँ, जिनकी वुडी स्टेम हो लेकिन ट्रंक अब्सेंट है, स्टेम तो वुडी है लेकिन ट्रंक नहीं है, मतलब मोटी स्टेम जो होता है ना, तना होता है प्लांटों का, पेड़ों का, जो तने को ट्रंक बोलते हैं, मोटी स्टेम को। तो वैसे तो लकड़ी है, स्टेम में लकड़ी है लेकिन मोटा तना नहीं है, तो वो क्या है? श्रब्स है। जैसे झाड़ियां देखोगे आप, झाड़ियों में लकड़ी तो है, वुडी स्टेम है, लेकिन मोटा तना नहीं है, तो वो क्या है? वो श्रब्स है। और अगर हम ट्रीज की बात करें तो इनमें वुडी स्टेम भी होती है और ट्रंक भी प्रेजेंट होती है। ऐसे प्लांट जिनमें वुडी स्टेम भी हो और ट्रंक भी प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं ट्रीज। तो इस तरह का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने एनिमल्स को भी दो हिस्सों में बांटा। ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होता है उनको बोलते हैं ई नाइमा। जैसे ई वर्ड जैसे आपने देखा होगा ना, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, वहां से याद रखो। तो वो रेड यहां पे कनेक्ट कर रहा है, इरिथ्रोसाइट से याद रखो ई नाइमा, यानी कि रेड ब्लड वाले एनिमल। और ए यानी कि अपसेंट से जुड़ा होता है। ए नाइमा वाले एनिमल को क्या बोलते हैं? जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। तो इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से एनिमल को भी और प्लांटों को क्लासिफाई कर दिया था एरिस्टोटल ने। लेकिन एक ढंग से क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो कहां से मिलेगी? वो हमें मिलेगी कार्लस लाइनस से। लेकिन ये आप देखोगे ये 2-2,500 साल पहले की बात है और ये तो 1758 से शुरुआत की है। तो यहां पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम सिस्टम। और टू किंगडम सिस्टम की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की कार्लस लाइनस ने। कब शुरुआत की? 1758 में। और इन्होंने क्या किया भाई? जितनी भी लिविंग डाइवर्सिटी है उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक को बोला प्लांट किंगडम और दूसरे को एनिमल किंगडम। और इस सिस्टम को, क्लासिफिकेशन के इस सिस्टम को नाम दिया गया टू किंगडम सिस्टम। और ये किसने दिया? कार्लस लाइनस ने। जितने भी आसानी से ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, उनको ध्यान में रखते हुए जो कार्लस लाइनस है उन्होंने पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को दो हिस्सों में बांट के क्लासिफाई कर दिया, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। फिर उसके बाद ऐसी बात नहीं, ये सबसे ज्यादा फेमस रहा है, काफी साल तक टू किंगडम सिस्टम ही चलता रहा। टेक्स्ट में भी इसी को पढ़ते रहे। जितने भी लिविंग थे उनको दो हिस्सों में बांट के पढ़ते थे, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। लेकिन आगे चल के थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट हुआ और आगे चल के जो हम देखेंगे कि जैसे माइक्रोस्कोप आने लग गए थे तो धीरे धीरे पता चला कि जो प्लांट किंगडम है उसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और एनिमल किंगडम में भी एक सेल के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर। तो यहां पे हैक्टल जो थे, अर्नेस्ट हैक्टल, अर्नेस्ट हैक्टल ने 1866 में ये कहा कि भाई
प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में जो एक एक सेल के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्यों ना हम उनको अलग कर दें, एक अलग किंगडम बना दें, उनको वहां से निकाल के, प्लांट से भी निकाल दे, प्लांट से भी और एनिमल से भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को निकाल के हैक्कल ने एक तीसरा किंगडम और सजेस्ट किया, और वो तीसरा किंगडम क्या था? प्रोटिस्टा। जैसे हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। तो इन्होंने तो भाई जो किंगडम सजेस्ट किया तीसरा, कि भाई इनको एक तीसरा किंगडम में भी रखना चाहिए, दो किंगडम में सभी लिविंग डायवर्सिटी को नहीं रख सकते, क्योंकि यूनिसेलुलर को प्लांट और एनिमल से निकाल के एक अलग किंगडम सेट करना चाहिए। और इन्होंने कौन सा किंगडम सेट किया? प्रोटिस्टा। और इस तरह से अर्नेस्ट हैक्कल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया 1866 में, जिसमें प्लांट किंगडम तो पहले ही था, एनिमल किंगडम भी पहले से ही था, बस एक्स्ट्रा कौन सा ऐड किया गया? प्रोटिस्टा किंगडम। लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ, अभी भी लोग इसी को मानते थे टेक्स्ट में, 2 किंगडम सिस्टम ही बहुत ज्यादा फेमस रहा। ठीक है, 3 किंगडम आ गया, लोगों को पता चल गया कि जो ये यूनिसेलुलर प्लांट हो या यूनिसेलुलर एनिमल हो, इनको हम प्रोटिस्टा किंगडम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के 1956 में कोपलैंड आए, और कोपलैंड ने देखा कि भाई और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए, और जो प्रोटिस्टा किंगडम में जैसे देख रहे थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लिविंग डायवर्सिटी में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल के भी बने हुए हैं और यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के जो थे वो तो हमने प्रोटिस्टा में ही मानते हैं, उनका तो किंगडम सेपरेट हो गया था। लेकिन कोपलैंड ने फिर क्या किया कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अलग करो इन प्रोटिस्टा से। और इस तरह से इन्होंने 4th किंगडम, एक अलग से 4th किंगडम सजेस्ट किया, और उसका नाम था मोनेरा किंगडम। ध्यान रहे बेटा, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो मोनेरा किंगडम को सजेस्ट किसने किया, सेपरेट किसने किया, तो वो तो कोपलैंड ने किया। लेकिन ये जो टर्म थी, शब्द जो था, ये हैक्कल का था भाई। हैक्कल ने क्या किया था? टर्म जो थी मोनेरा जो है, ये टर्म तो हैक्कल ने ही दी थी, लेकिन किंगडम जो है कि भाई इसका भी एक अस्तित्व है, कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो हमें एक अलग किंगडम में रखने चाहिए, एक चौथा किंगडम अलग से बनाना चाहिए। तो वो किसने किया था? वो कोपलैंड ने किया था 1956 में। तो ना तो 3 किंगडम सिस्टम इतना ज्यादा फेमस हुआ, ना ही 4 किंगडम सिस्टम इतना ज्यादा फेमस हुआ। अभी भी लोग जो है 2 किंगडम सिस्टम को ही टेक्स्ट बुकों में पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद आया 1969 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1969 में R.H. विटेकर ने एक 5th किंगडम दिया। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 2 किंगडम सिस्टम के बाद अगर कोई सिस्टम, किंगडम सिस्टम फेमस हुआ है, तो 5 किंगडम सिस्टम, आज भी हम इसी को ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये पूछा जाता है कि 5 किंगडम सिस्टम में कौन सा किंगडम सेपरेट किया गया था, एक नया किंगडम दिया गया था। देखो, अब तक तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आ चुका है, प्रोटिस्टा किंगडम आ चुका है, मोनेरा किंगडम आ चुका है, तो कौन सा बचता था? फंगी किंगडम। तो R.H. विटेकर ने 1969 में कौन सा किंगडम दिया था? फंगी किंगडम को सजेस्ट किया था, कि भाई जो फंगी थी इन्हीं में, प्लांट्स में, प्लांट किंगडम के अंदर ही, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही थी, सेल वाल थी, बहुत डाउटफुल था, तो उसको सेपरेट किया गया कुछ कैरेक्टर के आधार पे, और इस तरह से एक अलग से 5वां किंगडम और सामने आया लोगों के। और ये कौन सा किंगडम था? फंगी किंगडम। और ये किसने सेपरेट किया इसको? R.H. विटेकर ने 1969 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आप रेंडमली तो पढ़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चन में बारीकियां ये पूछी जाती है, भाई प्लांट एनिमल को तो सजेस्ट किसने कर दिया था? कार्लस लाइनस ने।
प्रोटिस्टा को किसने सजेस्ट किया था कि प्रोटिस्टा किंगडम को सेपरेट करने वाले हैक्कल थे और मोनेरा को सेपरेट करने वाले कोपलैंड थे। हाँ, मोनेरा शब्द जो था, टर्म थी, वो हैक्कल ने दी थी, ये ध्यान रखने हैं। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर एच विटेकर ने कौन से किंगडम को सजेस्ट किया था, सेपरेट किया था, तो पांचवा किंगडम फंगी किंगडम। और इसके बाद जो है 1990 में कार्ल वूज और इसके साथी, ये बहुत ज्यादा जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन रहा, बहुत ही एडवांस क्लासिफिकेशन रहा। कार्ल वूज और उसके साथी, कार्ल वूज एंड कोवर्कर्स, इसके साथ काम करने वाले साथियों ने मिलके एक बहुत ही एडवांस क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया 1990 में, यानी कि बहुत पुराना नहीं है। और इन्होंने 6 किंगडम सजेस्ट किए। 6 किंगडम कौन से भाई? इन्होंने क्या देखा कि जो मोनेरा किंगडम में हमने पढ़ा है थोड़ा सा कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं सभी, लेकिन आगे चल के इन्होंने जब डीएनए को सीक्वेंस किया, डीएनए को स्टडी किया, तो डीएनए में देखने से इनको बारीकियां पता चली कि बैक्टीरिया जो हैं वो भी 2 तरह के, बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, और जो हम देखते हैं नॉर्मल ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो 2 तरह के बैक्टीरिया यहां पे मिले हैं। तो जो एंशियंट टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको आर्किया बैक्टीरिया करके इन्होंने अलग कर दिया, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको यू बैक्टीरिया करके, और इस तरह से मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम सेपरेट कर दिए इससे, एक तो आर्किया बैक्टीरिया किंगडम और दूसरा यू बैक्टीरिया किंगडम। तो इस तरह से 6 किंगडम सामने आए। आर.एच. विटेकर ने तो फंगी किंगडम को सेपरेट किया था, लेकिन कार्ल वूज और उसके साथियों ने डीएनए की सीक्वेंसिंग पे बहुत ही डिटेल में जाके जब देखा कि बैक्टीरिया जो हैं ये तो 2 तरह के दिख रहे हैं। एक तो बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो उनको तो आर्किया बैक्टीरिया किंगडम में सेपरेट कर दिया, और दूसरे जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू, जो जैसे दिखते हैं वैसे थे, उनको यू बैक्टीरिया में, यू मीन्स ट्रू। तो इस तरह से मोनेरा किंगडम से भी 2 किंगडम सेपरेट हो गए, आर्किया बैक्टीरिया किंगडम और यू बैक्टीरिया किंगडम। लेकिन आज भी हम जब भी लिविंग डायवर्सिटी को पढ़ते हैं तो हम बताएंगे कि बेटा पहले जो है मोनेरा किंगडम आया, फिर जो है प्रोटिस्टा किंगडम इवॉल्व होके, फिर जो है फंगी किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इनका तो जिक्र ही नहीं करते। ये रिसर्च में बहुत डिटेल में जाते हैं, तब 6 किंगडम को ध्यान में रखा जाता है। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में आज भी कौन सा किंगडम सिस्टम फेमस है? 5 किंगडम सिस्टम फेमस है। और ये किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने 1969 में। और कौन सा किंगडम सेपरेट किया इन्होंने? फंगी किंगडम को सेपरेट किया। चलो अब डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि कैसे इनको सेपरेट किया गया, इनमें से कौन सा फेमस है, और सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा? 5 किंगडम सिस्टम पे, क्योंकि यही एनसीईआरटी ने ज्यादा एक्सप्लेन किया है, और क्वेश्चन भी आपको यहां से ही मिलेंगे कि कौन से कैरेक्टरों को ध्यान में रख के 5 किंगडम सेपरेट किए जाते हैं लिविंग डायवर्सिटी से। तो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा 2 किंगडम सिस्टम भी आता है, 3 किंगडम सिस्टम भी आएगा, 4 किंगडम सिस्टम भी आएगा। लेकिन 2 किंगडम सिस्टम अपने टाइम में फेमस था और कार्लस लाइनस ने दिया था, सभी साइंटिफिक कैरेक्टर को ध्यान में रख के, इजिली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रख के, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसमें प्लांट एनिमल किंगडम के अलावा प्रोटिस्टा अलग किया गया,
इसमें मोनेरा को अलग किया गया। बेटा ये ध्यान रखने हैं, यही कंपटीशन के क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाएगा फेमस 5 किंगडम सिस्टम। हम बार बार कहेंगे किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। कब दिया, 1969 में। ईयर भी याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किन कैरेक्टर के बेस पे और कैसे सेपरेट किया 5 किंगडम सिस्टम को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने, ये तो क्लियर हो गया कि आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने फंगी किंगडम को सेपरेट किया। बेटा एक तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्लांट को सेपरेट किया, एनिमल को सेपरेट किया, मोनेरा किंगडम को, ये तो हो चुके थे। इन्होंने एक नया किंगडम निकाला लिविंग डायवर्सिटी से ही, वहीं से, इन्हीं किंगडम से पीछे से। तो वो कौन सा किंगडम निकाला था, फंगी किंगडम। कैसे भाई, कौन से कैरेक्टर के आधार पे, तो हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। वैसे तो 5 कैरेक्टर हैं, एनसीईआरटी में 5 ही हैं, 5 ही मानने पड़ेंगे, लेकिन 3 मेन ऐसे कैरेक्टर थे जिनमें एक तो बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर था जिससे फंगी किंगडम सेपरेट हुआ, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन से कैरेक्टर थे। सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा कैरेक्टर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तीसरा कैरेक्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे, जब हम एक्सप्लेन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। चौथा कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन। इनको बाद में ऐड किया गया कि हाँ इनकी भी इंपॉर्टेंस है, तो क्लासिफिकेशन में तो, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर। जब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लो आप कोई भी लिविंग डायवर्सिटी की बात कर रहे हो, ये लिविंग डायवर्सिटी है, तो लिविंग डायवर्सिटी में सबसे पहले जितने भी प्लांट, एनिमल, हमें नहीं पता, सबसे पहले हम देखें सेल। तो सेल जब हम देखेंगे तो आप देखोगे लिविंग डायवर्सिटी में या तो प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी या यूकैरियोटिक, 2 ही तरह की सेल होती है। सेल के स्ट्रक्चर को देखोगे बस पूरी लिविंग डायवर्सिटी में, तो 2 ही तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, या तो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल मिलेगी या यूकैरियोटिक टाइप की सेल। तो अगर इस पे हम ध्यान दें तो इस कैरेक्टर के आधार पे एक तो तय है कि प्रोकैरियोटिक तो आपको पता है यूनिसेलर ही होते हैं, मल्टीसेलर तो होते ही नहीं। तो ये तो किंगडम सेपरेट हो ही गया इससे, मोनेरा किंगडम तो ये प्रोकैरियोटिक आते ही क्लियर हो गया भाई। चलो अब लिविंग डायवर्सिटी में बच गए, क्या बच गए, यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। अब इन यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में हम दूसरा कैरेक्टर देखेंगे, कैसा, कि थैलस की ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर है ये यूकैरियोटिक, या बहुत सारी सेलों के बने हुए हैं यानी कि मल्टी सेलुलर है। यही बात होगी। लिविंग डायवर्सिटी में जो यूकैरियोट बच गए, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म बच गए, या तो यूनिसेलर बचे होंगे या मल्टी सेलुलर। तो दूसरे कैरेक्टर को देख के हम पता चलेगा कि जो यूनिसेलुलर है उनको तो हम सेपरेट कर देंगे। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को तो हमने कौन सा किंगडम बताया था, प्रोटिस्टा। तो यहां से आप देखोगे प्रोटिस्टा किंगडम सेपरेट हो रहा है सेकंड कैरेक्टर से, थैलस ऑर्गेनाइजेशन से। अब बच गया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट बच गए। अब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को तीसरे कैरेक्टर से, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं, इनको और ज्यादा बांटने के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देखेंगे,
कि जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं कुछ तो कैसे हैं जो फोटो ऑटोट्रोप्स हैं, यानी कि अपना खाना खुद लाइट की प्रेजेंस में बना लेते हैं। कुछ कैसे हैं भाई, कुछ भाई जो है हेट्रोट्रोप्स है, यानी कि दूसरों से डिफरेंट से खाना लेते हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। और कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं जो सेप्रोट्रोफिक है, मतलब ये है कि भाई फोटोट्रोप्स है, आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाने वाले हैं, तो यहां से इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से तो बिल्कुल क्लियर है ऐसे मल्टी सेलुलर यूकेरियोट तो क्या है, प्लांट है, तो ये तो प्लांट किंगडम हो जाएगा। और जो हेट्रोट्रोप्स है दूसरों से खाना लेते हैं वो क्या है, वो हो जाएगा भाई एनिमल किंगडम। तो ये तो पहले ही सेपरेट कर रखा था, लेकिन ऑफकोर्स ये तीसरे कैरेक्टर की वजह से सेपरेट हुए हैं। और जो सेप्रोट्रोपिक मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं उनको हम बोलते हैं फंगी किंगडम। तो इस तरह से फंगी किंगडम सेपरेट हो गया थर्ड कैरेक्टर से। अब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, प्रीवियस ईयर में कहीं दिखेगा भी आपको, कि बताओ भाई आर.एच. विटेकर ने फंगी किंगडम को सेपरेट किया है, कौन से कैरेक्टर के आधार पे किया है, और चारों ऑप्शन दे दे। मान लो यहां से चारों ऑप्शन उठा के रख दे, बच्चे तो कंफ्यूज होके घूम रहे, हमने तो सारे पढ़े हैं, सारे नहीं आपको अच्छे से पता है। उन्होंने कहा है कि आर.एच. विटेकर ने फंगी किंगडम को सेपरेट किया है, कौन से कैरेक्टर के आधार पे सेपरेशन हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ने ही फंगी को सेपरेट किया है। हाँ ये क्लियर है। अगर वो ये पूछे कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम सेपरेट किए हैं लिविंग डायवर्सिटी से, वो किन कैरेक्टरों के आधार पे, पांचों किंगडम सेपरेट करने के लिए सेल का स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन भी देखी जाती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इवन ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे मान लो हम अपने गांव में किसी भी, सबका डीएनए जो है, सबका ब्लड निकाल के और उसमें से डीएनए आइसोलेट करके सबके डीएनए का एनालिसिस कराएं, तो एनालिसिस के बाद हम देखेंगे कि किसी से हमारा डीएनए बहुत ज्यादा मैच करेगा, किसी से बहुत कम मैच करेगा, और इस तरह से उसको एनालाइज करके एक ट्री बन जाएगा, फैमिली ट्री। और उस फैमिली ट्री में हम क्या देखेंगे, कुछ हमारे क्लोज कजन होंगे गांव में, कुछ जो है काफी दूर के कजन होंगे लेकिन हमसे जुड़े होंगे, और हमें पता चलेगा हमारे दादा परदादा और वो उनके परदादा और हमारे परदादा जो है भाई भाई थे, उनके भी पिताजी सेम थे, तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इवोल्यूशन जो हुआ था वो रिलेशनशिप हमारा पता चलता है। तो इस तरह की स्टडी से इवोल्यूशनरी स्टडी का या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम बोलते हैं फाइलोजेनी। और फाइलोजेनेटिक जो ये रिलेशनशिप मिलते हैं आजकल, इनको भी टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं एक अच्छे एडवांस कैरेक्टर के तौर पे। तो आर.एच. विटेकर के अंदर, आर.एच. विटेकर के जो ये क्लासिफिकेशन था, इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ऐड किया गया है। तो इस तरह से एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे 5 ऐसे कैरेक्टर हैं जो 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम को सेपरेट करने में मदद करते हैं। हाँ ध्यान देना है, कभी पुरानी एनसीईआरटी में तो ये 3 ही दिया करते थे 2004 से पहले वाली एनसीईआरटी में, लेकिन बाद में जो अच्छे से पता चला कि भाई अब तो इनमें ये जो अच्छे से 5 किंगडम सेपरेट करने हैं, तो रिप्रोडक्शन भी महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, डीएनए की स्टडी, एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम अब छोड़ ही नहीं रहे। इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था कि टैक्सोनॉमी में जब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड करते हैं तो वही तो एक एडवांस वर्जन हो जाता है टैक्सोनॉमी का, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस तरह से 5 कैरेक्टर के आधार पे आर.एच. विटेकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम दिया, और इन्होंने जो फंगी किंगडम को सेपरेट किया है वो किस कैरेक्टर के आधार पे सेपरेट किया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बचे थे, यहाँ पे यूकेरियोट बचे थे, उनको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंगी किंगडम में सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम आया और उसके बाद जो है 6 किंगडम सिस्टम। तो ये कैसे दिया गया, थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये भी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मेंशन किया है यहां पे। तो 6 किंगडम सिस्टम कार्ल वूज और उसके कोवर्कर ने किया था। एक तो ये भी आपको ध्यान रखना, कार्ल वूज और उसके साथी। कब किया था, 1990 में। और इन्होंने किस कैरेक्टर के आधार पे किया था, तो देखो ये तो क्लियर था, ये स्टडी कर रहे थे किसको, मोनेरा किंगडम को, यानी कि बैक्टीरिया को। इन्होंने ऑफकोर्स आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया की। जब ये स्टडी कर रहे थे, ये बहुत बारीक लेवल पे स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे बैक्टीरिया के डीएनए को। और जब बैक्टीरिया के डीएनए को स्टडी कर रहे थे, तो आपको थोड़ा सा पता होगा या आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, उन राइबोसोमल आरएनए में एक 16S राइबोसोमल आरएनए भी पाया जाता है, बहुत ही खास है। और अगर हम यूकेरियोट के अंदर बात करें ना, तो यूकेरियोट के अंदर जो डीएनए होगा और उसी डीएनए से ऑफ कोर्स राइबोसोमल आरएनए बनेगा, तो उनमें बिल्कुल इसी 16S के पैरेलल क्या होता है, 18S राइबोसोमल आरएनए होता है। अब ये क्या है, ये राइबोसोम बनाने में यूज होते हैं। आगे आप पढ़ोगे सेल वाले चैप्टर में भी, इवन आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है वहां पे भी डिस्कस करोगे। ये हम क्या बता रहे हैं कि देखो, जो ये 16S राइबोसोमल आरएनए बनता है बैक्टीरिया में, तो इसका जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि इवोल्यूशन में बहुत कम बदलाव आए हैं उसमें म्यूटेशन या बदलाव हुए ही नहीं है। ऐसे ही यूकेरियोटिक सेलों में 18S राइबोसोमल आरएनए है ना, उसका डीएनए भी स्टेबल है बहुत ज्यादा। तो हमने क्या किया कि इस स्टेबल डीएनए को ही चेक करो। इस स्टेबल डीएनए को चेक करते हैं हम एनालिसिस के लिए, स्टडी करने के लिए। नहीं तो जिनमें बदलाव होता रहता है उनको स्टडी करने का फायदा क्या। एक स्टेबल पार्ट लिया है डीएनए का, वो कि कौन सा डीएनए है, राइबोसोमल आरएनए। कौन सा, बैक्टीरिया में 16S, और अगर यूकेरियोट में करना हो तो वहां पे 18S। यहां पे क्या होगा, 18S, और प्रोकैरियोट में 16S। वो आप आगे पढ़ोगे सेल वाले चैप्टर में। तो 16S राइबोसोमल आरएनए के डीएनए को सीक्वेंस किया गया, उसको स्टडी किया गया। सीक्वेंस करने पे क्या पता चला कि भाई कुछ बैक्टीरिया जो है बिल्कुल बहुत ही पुराने टाइप के हैं, बहुत एंशियंट टाइप के हैं। तो उनको आर्किये बैक्टीरिया बोल दिया गया। आर्किये का मतलब होता है एंशियंट, पुराने, बहुत पुराने। और कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉर्मल होते हैं, ट्रू टाइप के, वैसे मिले इन्होंने। कैसे पता चला, राइबोसोमल आरएनए। कौन सा राइबोसोमल आरएनए, 16S वाला। तो 16S राइबोसोमल आरएनए के डीएनए को सीक्वेंस करने के बाद पता चला कि कुछ बैक्टीरिया आर्किये बैक्टीरिया होते हैं और कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं। यू मींस ट्रू। तो कुछ जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनको हमने यू बैक्टीरिया में रख दिया। जो बहुत ही पुराने टाइप के मिले डीएनए को देख के, उनको आर्किये बैक्टीरिया। और इस तरह से कार्ल वूज और इनके साथियों ने मिलके ये कहा कि भाई मोनेरा किंगडम से ये अलग अलग किंगडम सेपरेट होने चाहिए। और इन्होंने इनको सेपरेट करके 6 किंगडम का कंसेप्ट दिया। आर्किये बैक्टीरिया किंगडम और यू बैक्टीरिया किंगडम अलग अलग कर दिए। किस कैरेक्टर के आधार पे किए, राइबोसोमल आरएनए के डीएनए को सीक्वेंस करके उन्होंने मोनेरा किंगडम के 2 हिस्सों में बांट दिया। और इस तरह से जो है
देखो पहले ही 5 किंगडम थे, मोनेरा के 2 टुकड़े हो गए हैं, तो अब कितने हो जाएंगे, 6 किंगडम हो जाएंगे। और इस तरह से 6 किंगडम सिस्टम सजेस्ट किया गया कार्ल वुज। ऐसी बात नहीं है, रिसर्च में तो अभी 7 किंगडम सिस्टम पे भी काम चल रहा है, लेकिन 6 किंगडम सिस्टम को भी अभी इतना नहीं पढ़ा जाता है टेक्स्ट में। आज भी हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ते वक्त, 5 किंगडम सिस्टम जो R.H. विटेकर ने दिया। अब ऐसी बात नहीं है, इन्होंने इससे यही नहीं और भी कुछ बताया। और वो क्या बताया भाई, कि जो लिविंग डायवर्सिटी है, उस लिविंग डायवर्सिटी में जितनी भी लिविंग डायवर्सिटी है, तो क्यों ना पूरी लिविंग डायवर्सिटी को 3 डोमेन में बांट दो, 3 डोमेन में। और 3 डोमेन क्या, कि भाई देखो हमने मोनेरा के तो 2 टुकड़े कर दिए, मोनेरा से एक आर्किया बैक्टीरिया किंगडम अलग कर दिया, एक यू बैक्टीरिया किंगडम अलग कर दिया। तो भाई कार्ल वुज और उनके साथियों ने यह भी कहा कि भाई 3 डोमेन ही क्यों ना बना दो, जितने भी लिविंग है उनको 3 डोमेन में बना दो। कैसे, कि भाई सेल के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। अब आपने देखा था कि भाई सेल के स्ट्रक्चर अब तक तो कितने टाइप के थे, अब तक तो प्रोकैरियोटिक सेल थी और यूकैरियोटिक सेल थी, 2 ही थे, स्ट्रक्चर तो 2 ही तरह के होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेलों में और ज्यादा बारीकी में पहुंचते हैं, डीएनए लेवल पे फर्क मिल रहा है, तो क्यों ना 3 डोमेन बना दिए जाए। तो यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल वाला किंगडम तो क्या था भाई, हमें पता है, मोनेरा किंगडम बनाया था हमने शुरू में, प्रोकैरियोटिक सेल वाला। तो इसी मोनेरा किंगडम से 2 डोमेन सेपरेट किए गए। एक तो आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया जहां रखा गया उस डोमेन को तो बोला गया आर्किया डोमेन। दूसरा बैक्टीरिया डोमेन, जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया रखे गए, यू बैक्टीरिया किंगडम को रखा गया, तो उस डोमेन का नाम रखा गया बैक्टीरिया डोमेन। और जहां पे अब बच गए यूकैरियोटिक सेल के जितने भी, यूकैरियोटिक सेल में तो आपको क्या पता है, यूकैरियोटिक सेल से तो प्रोटिस्टा किंगडम भी बनता है, फंगी किंगडम भी, प्लांट किंगडम भी और एनिमल किंगडम। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल से बने हुए किंगडम हैं, उनको किस डोमेन में रखा गया, यूकैरिया डोमेन, यूकैरिया डोमेन। अब देखो यहां पे जब लिविंग डायवर्सिटी में क्लासिफिकेशन होती है, तो जैसा कि हमने कल बताया था कि लिविंग डायवर्सिटी जो है उसको क्लासिफिकेशन में पहले किंगडम में बांटते हैं, फिर फाइलम डिवीजन में बांटते हैं, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे बांटा था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, ये भी बताया कि भाई किंगडम से भी ऊपर क्या है, डोमेन। किंगडम से भी ऊपर क्या रखे, डोमेन। लेकिन ध्यान रहे, डोमेन को किसी एब्सोल्यूट कैटेगरी का नाम नहीं दिया, कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि लिविंग डायवर्सिटी को 3 डोमेन क्यों नहीं बनाते। और 3 डोमेन जो बनाए हैं, एक आर्किया डोमेन है, दूसरा बैक्टीरिया डोमेन है और तीसरा यूकैरिया डोमेन है। और आपको अच्छे से पता है आर्किया डोमेन में एक ही किंगडम आएगा, आर्किया बैक्टीरिया, एक ही किंगडम है। और बैक्टीरिया डोमेन में एक ही किंगडम आएगा, यू बैक्टीरिया। और यूकैरिया डोमेन में तो बहुत सारे किंगडम आएंगे, क्या, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये सारे के सारे कहां आएंगे, यूकैरिया डोमेन में। तो इस तरह से कार्ल वुज और इनके साथियों ने जब 6 किंगडम सिस्टम के बारे में बताया, तो साथ साथ ये भी सामने आया कि लिविंग डायवर्सिटी को हमें 3 डोमेन में बांटना पड़ेगा, आर्किया डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकैरिया डोमेन। और एक एनसीईआरटी में लाइन भी मिलती है कि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम से 2 डोमेन बने हैं। तो इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई किंगडम से छोटा है डोमेन, नहीं। ये तो आप खुद देख लो ना, कभी जो मोनेरा किंगडम हुआ करता था, आज उसमें से 2 डोमेन निकल चुके हैं।
आर्किया डोमेन और बैक्टीरिया डोमेन, दो किंगडम, यहां पे दो डोमेन निकल चुके हैं। कहां पे? मोनेरा किंगडम से। तो ऐसा नहीं है कि किंगडम से नीचे आएगा डोमेन, डोमेन तो किंगडम से ऊपर ही है। बस उस लाइन को समझो कि मोनेरा किंगडम से आज हम दो डोमेन निकाल चुके हैं। आर्किया डोमेन में आर्किया बैक्टीरिया किंगडम रखा जाएगा, बैक्टीरिया डोमेन में यू बैक्टीरिया किंगडम रखा जाएगा, और यूकैरिया डोमेन के अंदर 4 किंगडम रखे जाएंगे: प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इस तरह से जो है लिविंग डायवर्सिटी को क्लासिफाई किया गया है। और आगे हम अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है प्लांट जो सबसे पहले मोनेरा किंगडम की डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटिस्टा किंगडम की, फंगी किंगडम की, प्लांट किंगडम की सेपरेट चैप्टर में, और एनिमल किंगडम की सेपरेट चैप्टर में। और इस तरह से कंप्लीट लिविंग डायवर्सिटी हम स्टडी करेंगे इस फर्स्ट यूनिट के अंदर।